उमेर जी क्लोकिंग समझते हैं? ओके, उमेर जी को हम लोग मौका देते हैं एक बार। उमेर जी हैंड रेस कीजिए। ठीक है, उमेर जी बोलिए। भाई मेरे ख्याल से जो एफिलिएट लिंक होती है उनमें यूज होता है शायद। मुझे पता था कि आप यही बोलने वाले हैं। आप, मुझे पता था कि यही बोलने वाले हैं, और बहुत हद तक सही भी है। ठीक है, बहुत हद तक सही भी है। मैं बताता हूँ। देखिए, क्लोकिंग का मतलब जो उमेश जी ने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग में यूज होता है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। लेकिन इसे हम लोग नॉर्मल भाषा में समझे तो गूगल को कुछ और दिखाना, सर्च इंजन को कुछ और दिखाना, और यूजर्स को कुछ और दिखाना, इसे हम लोग कहते हैं क्लोकिंग। और ये आप कह सकते हैं ना। हाँ, सहराज जी पूछ रहे ब्लैक हेड है ना। अब देखिए, क्लोकिंग बिल्कुल ब्लैक हेड होता है। ठीक है, क्लोकिंग बिल्कुल ब्लैक हेड होता है, लेकिन लोग करते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर्स करते हैं। क्लोकिंग बिल्कुल ब्लैक हेड होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे ब्लैक हेड भी नहीं कह सकते और इसे व्हाइट हेड भी नहीं कह सकते, आप इसे ग्रे हेड कह सकते हैं, बीच में आता है, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर क्लोकिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक यूआरएल है, मैं दिखाता हूँ टाइप करके। मान लीजिए एक यूआरएल है abc.com/recommends/hosting। मान लीजिए एक यूआरएल ये है abc.com/recommends/hosting। तो गूगल को ये यूआरएल दिखता है, लेकिन कोई इस यूआरएल पे क्लिक करता है, कोई इस यूआरएल पे क्लिक करता है, तो वो चला जाता है hosting.com पे, वो चला जाता है hosting.com पे। तो लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए वो जैसे मान लीजिए कोई यूआरएल है hosting.com, कोई होस्टिंग की साइट है hosting.com, ठीक है। और आपने अपने वेबसाइट पे लिख के रखा है abc.com, आपकी वेबसाइट है abc.com। गूगल तो आपको समझेगा कि ये आपकी वेबसाइट का पार्ट है। गूगल समझेगा कि ये आपकी, ये जो यूआरएल है ये वाला, ये आपकी वेबसाइट का पार्ट है। लेकिन जैसे ही इस पे कोई बंदा क्लिक करता है, वो hosting.com पे रीडायरेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोकिंग। ओके, वो रीडायरेक्ट हो जाता है। जैसे कोई क्लिक करता है abc.com/recommend/hosting पे, वो hosting.com पे रीडायरेक्ट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्लोकिंग। और मार्केटर्स के लिए गोल्ड होता है, लोग यूज करते हैं। ओके, तो देखिए कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। कितने लोगों को पता है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है? कितने लोगों को पता है? टाइप आई। यहाँ पे सबको लगभग पता होता है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है। तो चलिए इन्हीं लोगों में से किसी को मौका देते हैं, क्योंकि मौका देना सबसे अच्छी बात होती है। हैंड रेस कर लीजिए, जिसको इसको पता है कि क्या होता है, हैंड रेस कर लीजिए। ओके, पीयूष जी आप बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज की चिंता मत कीजिए, बोलिए। हाँ, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है जैसे हमारा जो भी हमने जो कीवर्ड चूज किया है, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर हमें आर्टिकल लिखना है। तो जो हमारा जो पूरा पोस्ट है उसमें जो कीवर्ड डेंसिटी मतलब वो हमने कीवर्ड कितनी बार यूज किया उसे कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। और मेनली 1 to 2% कीवर्ड डेंसिटी होना ही चाहिए किसी आर्टिकल में। हाँ, आपने परसेंटेज बता दिया कितना होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, आप जितने लोग हैं हैंड डाउन कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन में फिर से हैंड रेस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए कीवर्ड डेंसिटी का क्या मतलब होता है। कीवर्ड डेंसिटी इज अ नंबर डिस्क्राइबिंग हाउ ऑफन डज अ स्पेसिफिक फ्रेज अपीयर इन द पीस ऑफ कंटेंट। जैसे मान लीजिए आप एक टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, शूज के बारे में, ठीक है, शूज के बारे में आप लिख रहे हैं। तो शूज जो कीवर्ड है, वो आपके कंटेंट में शूज 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 20 बार आया। आपने 2000 वर्ड लिखा है, और आपका 20 टाइम्स शूज कीवर्ड आ गया, बार बार शूज 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 शूज। ये गूगल को सिग्नल दे रहा है कि आपका कीवर्ड, जो आपका टॉपिक जो है शूज के बारे में है। ओके, और ये बहुत ही पुराना एल्गोरिदम है। तो ये गूगल को सिग्नल दे रहा है कि आपका टॉपिक जो है वो शूज के बारे में है। आपने बार बार कंटेंट में लिखा है शूज 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 शूज, आपने 20 टाइम्स लिख दिया 2000 वर्ड में 20 टाइम्स, तो आपका कीवर्ड डेंसिटी हो गया 1%। यानी अगर आपने 100 वर्ड का कंटेंट लिखा और आपने 10 टाइम यूज कर दिया, तो आपका कीवर्ड डेंसिटी हो गया 10%। आपने 100 वर्ड में अगर 2 टाइम लिखा है अपना मेन टारगेट कीवर्ड, मान लीजिए आपका टारगेट कीवर्ड है हाउ टू बर्न फैट, हाउ टू बर्न फैट आपका टारगेट कीवर्ड है। तो आपने हाउ टू बर्न फैट, हाउ टू बर्न फैट 2 बार लिख दिया 100 ही वर्ड में, तो आपका कीवर्ड डेंसिटी हो गया 2%। और जब आप ये लिखते हैं 2 बार, तो ये सिग्नल जाता है गूगल को, ये गूगल को सिग्नल जाता है कि आपका टॉपिक हाउ टू बर्न फैट के ही बारे में है। ओके, ये होता है कीवर्ड डेंसिटी का मतलब। कितने लोग समझ गए कीवर्ड डेंसिटी का मतलब? टाइप आई।
I want everyone I. I want everyone's I. Okay. Okay, great. कीवर्ड स्टफिंग. कीवर्ड स्टफिंग. चलिए फिर से मौका देते हैं, हैंड रेस कीजिए. किसको पता है कीवर्ड स्टफिंग का मतलब? सिर्फ 3 लोगों को, पीयूष जी को, सत्तम जी को और सहराज जी को, सिर्फ 3 लोगों को पता है कीवर्ड स्टफिंग का मतलब. हैंड रेस कीजिए अगर आपको पता है तो. चलिए इसमें हम किसी के पास जाएंगे नहीं, आप हैंड डाउन कर सकते हैं. इसे हम समझाए थे, बहुत ही सिंपल चीज होता है कीवर्ड स्टफिंग. अब इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिखा है, हाउ टू बर्न फैट को ही लेते हैं, हाउ टू बर्न फैट. आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा है और सिर्फ 50 बार लिख दिया हाउ टू बर्न फैट, हाउ टू बर्न फैट, हाउ टू बर्न फैट, ताकि गूगल को लगे कि आपका जो कंटेंट है वो हाउ टू बर्न फैट के बारे में. ओके. और इससे क्या होता है, गूगल थोड़ा सा, आप कह सकते हैं गूगल का मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैनिपुलेट होता नहीं है. अब गूगल मैनिपुलेट होता नहीं है. तो इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं, आप बहुत बार कीवर्ड अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ब्लैक हेड प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग. इस ब्लैक हेड प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग. देखिए क्या लिखा है, while working on keyword density is no longer believed to work, keyword stuffing does work but it works against you. ये काम करता है लेकिन आपके खिलाफ. Stuffing your text with keyword is sure to backfire. जी हाँ, मान लीजिए आप टॉपिक लिख रहे हैं like how to become entrepreneur, okay, how to become entrepreneur, और आपने बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग किया है, बिकम एंटरप्रेन्योर, बिकम एंटरप्रेन्योर. अपने जो अपना कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, उसमें बार बार आप लिख रहे हैं बिकम एंटरप्रेन्योर, बिकम एंटरप्रेन्योर, रह रह के लिख रहे हैं बिकम एंटरप्रेन्योर, जबरदस्ती उसमें आप कह सकते हैं इंक्लूड कर रहे हैं बिकम एंटरप्रेन्योर, बिकम एंटरप्रेन्योर, बिकम एंटरप्रेन्योर. तो ये हो गया हमारा कीवर्ड स्टफिंग. आप जबरदस्ती गूगल को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आप फंस जाएंगे. ये ब्लैक हेड प्रैक्टिस होता है और ये गारंटीड आप फंसेंगे, आपकी पोस्ट कभी रैंक नहीं होगी. तो इसीलिए पीयूष जी ने पहले बता दिया कि 1 से 2% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो मेरा क्या रिकमेंडेशन है कि कीवर्ड डेंसिटी को आप 0.5% से लेके 1.5% तक रखिए. ज्यादा इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समय बदल गया है. आपको बताया जाएगा कि एसईओ किंग में कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, आपको क्या करना है, सब कुछ बताया जाएगा. कीवर्ड स्टफिंग के बाद है हमारा लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, एलएसआई कीवर्ड्स. लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग. कितने लोग हैंड रेस करना चाहते हैं इसके, इस टॉपिक के बारे में? देखिए सहराज जी चैंपियन है, इनको सब पता है, ये काफी दिन से ब्लॉगिंग कर रहे हैं. ठीक है, पीयूष जी को मौका देते हैं. हेलो. हेलो. हाँ, एलएसआई कीवर्ड का मतलब होता है, मान लीजिए कि भाई जो हम बार बार बोलते हैं मेक मनी ऑनलाइन, तो मान लीजिए ये कीवर्ड है. तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हम इस कीवर्ड को तो 0.5% से 1.5% तक यूज करेंगे ही, लेकिन अगर हम मान लीजिए और भी कीवर्ड्स पर रैंक करना चाहते हैं, जैसे कि एलएसआई कीवर्ड का इससे रिलेवेंट कीवर्ड, जो भी हमारा ये मेन कीवर्ड है, इससे रिलेवेंट कीवर्ड है होना चाहिए, जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन थ्रू ब्लॉगिंग, मेक मनी ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब, मेक मनी ऑनलाइन 2019. तो ये सब जो कीवर्ड्स होते हैं ये एलएसआई कीवर्ड्स होते हैं और इनका हमें यूज करना ही चाहिए. जैसे कि हम जो भी कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं उसके अलावा हम और कीवर्ड्स पर भी रैंक कर सकते हैं. ओके, तो एलएसआई कीवर्ड का मतलब हम एक बार जानना चाहेंगे उमेर जी के पास. उमेर जी के साथ चलते हैं हम लोग, उनसे भी सीख लेते हैं कि एलएसआई कीवर्ड होता क्या है. ठीक है, फिर हम बताते हैं. हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही हाँ है? बताइए, एलएसआई कीवर्ड्स का मतलब बताइए. भाई मतलब जैसे उन्होंने, जब पीयूष भाई ने बोला कि एक तरीके से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ओके. जिसको मतलब मतलब कि हम डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हैं. जैसे हमारा मेन कीवर्ड है लॉन्ग टेल कीवर्ड, अगर हमने उसमें आर्टिकल में लिख दिया टॉप 8 एलएस लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंडर, तो वो हमारा एलएसआई कीवर्ड हो गया. ओके, तो देखिए और मैं बताता हूँ, ठीक है. जी, ओके, तो देखिए एलएसआई कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड ये क्या होता है? एक टॉपिक, मान लीजिए कोई है बेस्ट शूज, आपका टॉपिक है बेस्ट शूज, ये आपका कीवर्ड हो गया, नॉर्मल कीवर्ड. ठीक है, आप नाम पे मत भड़के कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग ये क्या चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज लग रहा है. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है.
नाम पे बिल्कुल मत जाइए और सिंप्लिसिटी पे जाइए, बहुत ही सिंपल चीज होती है। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपने एक टॉपिक लिखा है बेस्ट शूज, बेस्ट शूज के बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, बेस्ट शूज, ओके, तो ये नॉर्मल कीवर्ड हो गया, नॉर्मल कीवर्ड हो गया बेस्ट शूज। अब देखिए एलएसआई कीवर्ड्स क्या हो सकता है इसका? एलएसआई कीवर्ड्स यानी इसे मिलता जुलता कीवर्ड, इसे रिलेटेड कीवर्ड्स, इसे सिमिलर कीवर्ड्स, जस्ट लाइक बेस्ट शूज इन 2019, ओके, बेस्ट शूज इन 2019। अब एलएसआई कीवर्ड्स का इस्तेमाल कैसे होता है? देखिए LSI is considered to be important factor to for search engine when ranking your page. Okay. अब LSI keywords जो related keywords, अब LSI keywords हम लोग कैसे find करें? LSI keywords आप कैसे find कर सकते हैं? गूगल में आप लोग सर्च करते ही रहते हैं, कुछ भी सर्च कीजिए गूगल में, ओके, कुछ भी सर्च कीजिए, जो नीचे कीवर्ड आता है ना, नीचे कीवर्ड जो सर्चेज रिलेटेड टू में आता है, उसे हम लोग कहते हैं LSI keywords। अभी आप देखना चाहते हैं LSI keywords का मतलब LSI कीवर्ड्स आप देखना चाहते हैं तो आप बताइए, आपको अभी दिखाते हैं LSI कीवर्ड्स कैसे होते हैं। ओके ओके, LSI कीवर्ड्स आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, हम लोग ले चलते हैं फिर से मेक मनी ऑनलाइन, कोई मेक मनी ऑनलाइन, आप लिख रहे हैं मेक मनी ऑनलाइन के बारे में, और यहाँ पे देखिए आप नीचे चले आइए, एकदम नीचे जो ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर फ्री, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स, ये जितने कीवर्ड्स होते हैं इसे कहते हैं LSI कीवर्ड्स, LSI कीवर्ड्स, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि LSI कीवर्ड्स होता क्या है, राइट? LSI कीवर्ड्स का मतलब अब आप समझ गए होंगे डेफिनेटली। लेकिन देखिए LSI कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, देखिए पहले ही सीख लिया कि हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, तो हमें LSI कीवर्ड्स यूज करना है। जितना हम LSI कीवर्ड्स लगाएंगे अपने ब्लॉग पे, अपने वेबसाइट पे, अपने कंटेंट में, गूगल उसे उतना रिलेट कर पाएगा और हमें कह सकते हैं हमें रैंकिंग ज्यादा अच्छे से मिलेगी। और जैसे हम दिखाते हैं आपको, ओके, एग्जाम्पल भी देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक मेरा ही कीवर्ड है ब्लॉग प्रमोशन करके, ब्लॉग प्रमोशन, ओके, एक बार हम लोग खोल देते हैं इसको कंप्यूटर पे ताकि आप लोग देख पाए, दिखाते हैं आपको LSI कीवर्ड्स का कितना पावरफुल चीज है। LSI कीवर्ड्स बहुत पावरफुल चीज है। अब ये देखिए, ये हमारा जो मेन टारगेट कीवर्ड था ब्लॉग प्रमोशन, ओके। अब लेकिन हमने पहले ही पैराग्राफ में यहाँ पे लिख दिया ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स, यहाँ पे हमने लिख दिया है ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स, और जो ये है ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स ये एक LSI कीवर्ड्स है, ठीक है, ये एक LSI कीवर्ड है। और LSI कीवर्ड का अगर आप पावर देखना चाहते हैं ना आज के समय में, तो इसका पावर मतलब पावर जो है बहुत ज्यादा है। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स, अगर आप सिंपली लिखते हैं ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक्स, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्लेस पे मेरी साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए LSI कीवर्ड्स कितने पावरफुल हो सकते हैं, आपको अंदाजा हो गया कि LSI कीवर्ड्स कितने पावरफुल हो सकते हैं, ओके। तो LSI कीवर्ड्स वही कीवर्ड्स होते हैं, मिलते जुलते कीवर्ड्स जो होते हैं एक नॉर्मल कीवर्ड से, जो मेन कीवर्ड होता है उसे मिलते जुलते कीवर्ड्स होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं LSI कीवर्ड्स। लिंक फार्म, लिंक फार्म क्या होता है? अब देखिए, नेटवर्क ऑफ साइट क्रिएटेड बाय यू टू बिल्ड लिंक्स फॉर योर प्राइमरी साइट। अब आप लोग के बहुत लोग के दिमाग में आ गया होगा कि यार हम लोग जान गए कि बैकलिंक एक फैक्टर है, मतलब जितना ज्यादा हम लोग को लिंक मिलेगा हम लोग का साइट उतना ज्यादा ग्रो होगा। तो क्यों ना हम लोग अपनी ही बहुत सारी फेक साइट बना ले, फेक साइट यानी बहुत अपनी से ही साइट क्रिएट कर ले जो कि सेकेंडरी साइट होंगी, और सबसे मिलके जो हमारी जो प्राइवेट साइट होगी, जो प्राइमरी साइट जिसपे जो मेन साइट होगी, सब पे हम लोग उसे लिंक दे दें, उस सब पे हम लोग उसे लिंक दे दें, ठीक है। तो इसी मिस्टेक को हम लोग कहते हैं, सबसे सबसे बड़ी मिस्टेक को हम लोग कहते हैं लिंक फार्म, ठीक है। लिंक फार्म मतलब आप कह सकते हैं PBN, प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क भी से आप कह सकते हैं, PBN प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क, यानी आपका ही ब्लॉग नेटवर्क है, आपने ही ब्लॉग बना के रखा है और आप अपने ही साइट को लिंक दे रहे हैं, अपने ही साइट को लिंक दे रहे हैं, और ऐसे करने पे आप पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो आपको पेनाल्टी लगता है और आपकी साइट की रैंकिंग बहुत ज्यादा घट जाती है, ओके ओके। हर्ष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हर्ष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ भाई, ये अनलाइसेंस्ड रूम एंड एडमिन कौन है? अनलाइसेंस
अनलाइसेंस रूम कौन है, जरा आप टाइप कर देंगे अनलाइसेंस। हाँ बोलिए, अनलाइसेंस रूम कौन है, आप जरा बता सकते हैं? देखिए बता नहीं रहे तो हम लोग इनको अब होल्ड पे कर देते हैं, ओके। ये जब टाइप करेंगे तो हम लोग इनका नेम रजिस्टर कर देंगे, ओके, क्योंकि ये कुछ फेक टाइप का लग रहा है And- तो तो ट्रस्ट नहीं लग रहा उतना। और एडमिन एडमिन करके भी कोई है। ओके, एडमिन कौन है जरा बताएगा? एडमिन कौन है? फिर हम लोग इनको भी होल्ड पे कर देते हैं, ओके। अब ठीक है, ओके अब ठीक है ना हर जी? ओके। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। लिंक फार्म क्या होता है? देखिए, लिंक फार्म यानी वही पीबीएन, आपने ही साइट बनाई हुई है, अपनी ही साइट 50 साइट आपने बना के रखी है, और जो मेन साइट है आपकी, जो मनी मेकिंग साइट है, उसको आप लिंक दे रहे हैं। इस मिस्टेक को हम लोग कहते हैं लिंक फार्म। लिंक बेट, लिंक बेट, क्लिक बेट आप लोगों ने सुना होगा। लिंक बेट क्या होता है? किसी को कोई अंदाजा कि लिंक बेट क्या हो सकता है? वो हैंड रेस करे, इसको अंदाजा नहीं है वो हैंड डाउन कर ले। उमेर जी आप बताइए। भाई जैसे क्लिकबेट होता है कि मतलब वो मैं आपको लिंक्डइन बताता हूँ, जैसे कि बाहर कुछ टाइटल में कुछ और है और कंटेंट कुछ और है। हाँ बहुत ही सही, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज और सही भी है, लगभग सही है, ठीक है, आपने सही बताया है। देखिए लिंक बेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग इसे कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना साइड में, इट इज लाइक फिशिंग बाइट ओनली फॉर लिंक। एक लिंक के लिए आप आप कह सकते हैं कि आपको फिश बाइट मिल रही है इसका मतलब समझ रहे हैं? आप लिंक बेट से आप कितना बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिंक बेट ऐसा कुछ कर रहे हैं, वायरल कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं वायरल वायरल कंटेंट हम लोग कह सकते हैं, या फिर जिसे हम लोग कह सकते हैं ना कि अजीब टाइप का कंटेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ से, ताकि वो ज्यादा वायरल हो और लिंक मिले, और लिंक मिलेगा तो ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आएगा तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ओके। ओके सुमंता जी आप बोलिए, आपको क्या डाउट? सुमंता जी आप बताइए। हेलो। हेलो। हाँ सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ। हेलो। वो अनलाइसेंस वाला जो रूम है वो मेरा है, ठीक है। मैं ओके एक कंपनी के काम भी कर रहा हूँ और आपका जो मोबाइल से मैं देख रहा सुन रहा हूँ और कंप्यूटर से लैपटॉप में देख रहा हूँ। अगर यहाँ पर से जो चैटिंग का ऑप्शन आप लोग सॉल्व कर दोगे तो मैं एक ही जगह से यूज करूंगा। दो जगह से यूज करने में मुझे भी प्रॉब्लम आता है, पूरा कंप्यूटर स्क्रीन चला जाता है। सुमंता जी आप जूम का जो रूम ऐप है वो नहीं आपको इंस्टॉल करना है, आपको जूम रूम ऐप इंस्टॉल नहीं आप करना एक बार एक काम कीजिएगा, आप मेरे टीम व्यूअर में आइएगा, आज आज मुझे ठीक कर देगा, ठीक है। है। मैंने ओके सब कुछ ट्राई कर लिया, ठीक ईच है एंड एवरीथिंग आई हैव ट्राइड। ठीक है ठीक है ठीक कुछ है प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है मैं ठीक लैपटॉप में देख रहा हूँ और मोबाइल से सुन पा रहा हूँ, क्योंकि आप है। ओके लोग ओके। बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हैंड राइज करना होता है। हैंड राइज तो कर पा रहे हैं लेकिन चैट नहीं कर पा रहे हैं। ओह चलिए ठीक है, कोई बात दो नहीं। जगह से मुझे चलाना पड़ रहा है। अगर ठीक प्रूफ चाहिए तो मैं यहाँ पर से स्क्रीन का, जो मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ मेरे घर में, मैं आपको स्क्रीनशॉट उठाकर दे देता हूँ, ठीक वीडियो है, उठाकर कोई दे बात देता नहीं। हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो ऐसा वायरल कंटेंट बनाना, ऐसा आप कह सकते हैं कि घटिया कंटेंट बनाना, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लिंक मिल जाए, उसे कहते हैं लिंक बेट, जैसे बहुत लोग करते हैं, बहुत सारी न्यूज साइट करती हैं, ओके। कितनी न्यूज साइट हैं जो ऐसा करती हैं? आप चैट पे उनका नाम लिख सकते हैं, किसी को कोई अंदाजा? अमर उजाला और एनडीटीवी डेफिनेटली, जितनी साइट्स है ना वायरल साइट वो करती हैं ऐसा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कोई बात नहीं मिथुन जी, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लिंक बेट मतलब देखिए ऐसा कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा लिंक आ जाए, अट्रैक्ट हो जाए लिंक्स, ठीक है। ऐसा कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना, कंट्रोवर्शियल कंटेंट जिस पे ज्यादा से ज्यादा लिंक अट्रैक्ट हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं लिंक बेट। ओके, अब आपको समझ में आया? ठीक है, लिंक बेट एक बार हम लोग फिर से समझते हैं। लिंक बेट यानी एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करना कि जो वायरल हो जाए। जैसे मान लीजिए हम फेक कंटेंट बना रहे हैं, कोई फेक कंटेंट, या फिर हम लोग मूवी डाउनलोडिंग साइट बना रहे हैं और फिर बाद में हम लोग मूवी डाउनलोड उसे नहीं करवाते हैं, तो ये लिंक बेट हो गया। इस तरीके से हम लोग उस पर क्लिक किए और वो जो लिंक है वो काम नहीं कर रहा है, लिंक बेट हो गया, उस पर डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, हम लोग फंस गए। ये ब्लैक हेड टेक्निक है। मेटा डिस्क्रिप्शन कितने लोग जानते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन कितने लोग जानते हैं? अभी ये कल कवर हुआ था मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए जो गूगल में डिस्क्रिप्शन आता है ना, गूगल में, उसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जो गूगल में डिस्क्रिप्शन आता है ना, उसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। वो छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। और कैसे सेट करना है आपको बताया जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज है। मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज है और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन मतलब ऐसा डिस्क्रिप्शन जो आप गूगल में सेट करते हैं योस्ट एसईओ के थ्रू या फिर किसी प्लगइन के थ्रू, वो आपको बाद में बताया जाएगा। अभी जो लोग बिगिनर है उनके लिए आप कह सकते हैं कि ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसे हम लोग गूगल के लिए सेट करते हैं, गूगल को बताते हैं कि हमारा कंटेंट किस बारे में है, एक शॉर्ट में बताते हैं, शॉर्ट में बताते हैं कि हमारा कंटेंट किस बारे में है, उसे हम लोग कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा कीवर्ड यानी नॉर्मल कीवर्ड, जो हम लोग कीवर्ड का डेफिनेशन है ना, अगर उसे हम लोग गूगल के भाषा में कहें तो हम लोग कहेंगे मेटा कीवर्ड। ओके, इट इज अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड एंड की फ्रेज फॉर ईच ब्लॉग पोस्ट, पेज और पोस्ट यूज्ड बाय मोस्टली बाय सर्च इंजन। जी हाँ, मेटा कीवर्ड्स मान लीजिए कोई टारगेट कीवर्ड है गूगल के भाषा में मेटा कीवर्ड्स, ठीक है। मेटा कीवर्ड्स बहुत नॉर्मल चीज है। ऑन पेज एसईओ, ओके, ऑन पेज एसईओ ना, तो देखिए यहाँ पे प्रफुल्ल जी हैं, तो उनसे हम लोग समझते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तुमसे पूछ रहा है तुम क्या करती हो ये सब। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ, सो ऑन पेज एसईओ मतलब अपने पेज को इस तरह ऑप्टिमाइज कर देना, मतलब यूजर फ्रेंडली एसईओ, यूजर फ्रेंडली कंटेंट लिखना और अपने हेडिंग को इस तरह ऑप्टिमाइज करना सो दैट इट इज इजीली मींस रिकॉग्नाइज्ड बाय गूगल बॉट्स, it can be easily understood by the search engine. So हर अपने इट इज टोटली रिलेवेंट टू द अबाउट द पोस्ट। आप जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं और उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सो दैट इट इज इजिली अंडरस्टूड बाय द सर्च इंजन कि हाँ ये टॉपिक हमारा इस चीज के बारे में, ये आर्टिकल बोला जा रहा है, लिखा गया है इस चीज के बारे में। सो वो उस आर्टिकल को आपको गूगल अपने व्यूअर्स को और आपके व्यूअर्स को रिफ्लेक्ट करे अकॉर्डिंगली। सो दिस इज और टोटली बेस्ड ऑन पेज। ये हमारा जो भी हम लोग उसमें आर्टिकल में हमें किस तरह से सेंटेंस, किस तरह से अपने पैराग्राफ को मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, किस तरह से इमेज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ऑन आवर पेज, it's a totally game of on page, means whatever we are optimizing our content on a particular article on our blog. So this is on page SEO, total based on page, related to page। हम लोग कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं अपने आर्टिकल को। एक आर्टिकल, सपोज हमने एक आर्टिकल क्रिएट किया XYZ और सिमिलर आर्टिकल हमारे और भी पहले, इससे पहले हम लोग लिख चुके हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे। सो उस आर्टिकल को इस आर्टिकल में लिंक करना, इंटरनल लिंक कर रहे हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ एसईओ दैट डिटरमाइन आवर साइट रैंकिंग। सो दिस इज बेसिकली ऑन पेज एसईओ। हाँ, प्रफुल्ल जी ने बहुत बड़े मजे में बता दिया कि एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, बड़ा अच्छा बताया और एकदम लेमैन्स भाषा में समझे
तो जो भी कुछ हम करते हैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में, जो भी हम लोग कुछ कर पाते हैं, जो हमारे हाथ में होता है, जो हम पेज में कर सकते हैं, वो है ऑन पेज एसईओ। जो हम लोग पर्टिकुलर पेज में एसईओ कर रहे हैं, मान लीजिए आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो आप ब्लॉग पोस्ट में जो भी कुछ कर सकते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज करने के लिए, उस ब्लॉग पोस्ट को जो भी कुछ कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑन पेज एसईओ। और एक अलग टाइप का एक और एसईओ होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ। अब देखिए, गूगल को आपको समझना है, गूगल समझना चाहता है कि आपकी वेबसाइट पॉपुलर है कि नहीं, आपकी वेबसाइट ट्रस्टेबल है कि नहीं। अगर गूगल नहीं समझेगा कि आपकी वेबसाइट ट्रस्टेबल है तो क्यों रैंक करेगा। तो दो फैक्टर्स होता है, एक ऑन पेज, एक ऑफ पेज। ऑन पेज में ये दिखता है कि आपका कंटेंट किस बारे में लिखा है, ऑफ पेज में ये दिखता है कि आपका जो कंटेंट है, क्या आपकी वेबसाइट पॉपुलर हो रही है, यानी वो दिखता है कि क्या आपका वेबसाइट का नाम सर्च हो रहा है, क्या आप सोशल मीडिया पे कहीं आप फीचर्ड हो रहे हैं। देखिए, गूगल ने ऑफिशियली बोला है कि सोशल मीडिया एक डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्ट फैक्टर है। ठीक है, तो क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं कह सकते, आप सोशल मीडिया पे आप रेगुलरली कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे आप सोशल मीडिया पे रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपकी ब्रांडिंग, आपका नाम सर्च होगा। जैसे ही आपका नाम सर्च होगा, आपको बहुत मतलब बूस्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, बहुत लोगों ने जो यूट्यूब वीडियो देखा होगा वो सुना होगा, उन्होंने ब्रांडिंग का एग्जांपल लेते हैं। एक BMW कार है, ओके, एक BMW कार है और एक सिंपली कोई Hyundai की कार है, ओके। तो बताइए, दोनों के पास तो बहुत पैसा है, एसईओ में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा है, चाहे वो टाटा के पास हो या फिर BMW के पास है। हम लोग टाटा और BMW का एग्जांपल लेते हैं, टाटा बोलने में आसानी टाटा और BMW, ठीक है। तो कौन ज्यादा अच्छे से रैंक होगा, दोनों के पास बहुत पैसा है एसईओ में, ऐसा नहीं है कि सब पूरा पैसा लगाएंगे, दोनों के पास बहुत पैसा है एसईओ में लगाने के लिए। तो कौन ज्यादा रैंक होगा, कौन बढ़िया से रैंक होगा, ये डिसाइड करता है ब्रांडिंग, ये डिसाइड करता है ब्रांडिंग। यानी लोग BMW ज्यादा सर्च करते हैं गूगल में, तो BMW ज्यादा अच्छे से रैंक होगा। टाटा कम सर्च करते हैं एज कम्पेयर टू BMW, तो BMW को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो आपको, अगर आप कहते हैं ना कि बढ़त बनानी है, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर बढ़त बनानी है, तो आपको अपना ब्रांडिंग करना पड़ेगा। आपको इंस्टाग्राम पे एक्टिव होना पड़ेगा, आपको फेसबुक पे एक्टिव होना पड़ेगा, आपको हर सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक्टिव होना पड़ेगा, ताकि आपके बारे में लोग सर्च करें। और जब आपके बारे में सर्च करेंगे तो ये आप बैरियर बना लेंगे, आप एक एंट्री बैरियर बना लेंगे, आपको कोई जल्दी बीट नहीं कर पाएगा। तो ये होता है ऑफ पेज एसईओ। गूगल एक सिग्नल लेता रहता है कि आपकी वेबसाइट पॉपुलर है कि नहीं। ठीक है, ऑन पेज में आप शुरू में रैंक होने लगेंगे, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव रैंक करना है तो आपको ऑन पेज एसईओ चाहिए ही चाहिए, ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में क्या होता है, सिंपली ऑन पेज एसईओ में आप सब कुछ करते हैं विद इन द पेज, आप सब कुछ करते हैं विद इन द पेज। और ऑफ पेज एसईओ में आप सब कुछ करते हैं आउटसाइड द पेज, यानी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ब्रांडिंग कर रहे हैं आउटसाइड द पेज। ठीक है, मतलब आप उस पेज को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप उसे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं विद पेज के बाहर जाके। ठीक है, ऑन पेज में क्या होता है, आप हेडलाइन अपनी लिख रहे हैं तो पेज में ही हेडलाइन लिख रहे हैं, और अपना कंटेंट में कीवर्ड डाल रहे हैं तो पेज में कीवर्ड डाल रहे हैं, तो ऑन पेज हो गया। ऑफ पेज में आप ऑफ पेज, यानी अपने सोशल मीडिया पे, आप अपने पेज पे, उस पर्टिकुलर पेज पे नहीं है, आप सोशल मीडिया पे आ गए, बैकलिंक बना रहे हैं, किसी और वेबसाइट में बैकलिंक बना रहे हैं अपना, तो ये हो गया ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर चलते हैं प्रफुल्ल जी के पास, और उनसे हम लोग एक बार, और जैसे हम लोग ऑन पेज एसईओ सुने थे, एक बार इनसे समझ लेते हैं ऑफ पेज एसईओ। हाँ प्रफुल्ल जी, ऑफ पेज एसईओ बताइए। हाँ, ऑफ पेज, यस यस, हाँ, ऑफ पेज एसईओ भी just is similar, but whatever the SEO we are performing apart from our on page means, जो भी पेज के अलावा जो भी हम एसईओ कर रहे हैं, मतलब अपने कंटेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, अपने कंटेंट को लार्ज मार्क्स ऑफ व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी एफर्ट हम यूज कर रहे हैं, जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, सपोज ऑलरेडी डिस्कस कि सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग अपने आर्टिकल को प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट आवर जो ब्लॉग एंड आवर पोस्ट गेट्स वायरल और इट्स स्टार्ट गेटिंग ब्रांडिंग, इट्स स्टार्ट, पीपल स्टार्ट नोइंग अबाउट थिंग्स। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ग्रेट। अब देखिए, ऑफ पेज एसईओ आप समझ गए होंगे, ऑन पेज एसईओ भी आप समझ गए होंगे। और
मुझे लगेगा जो ध्यान नहीं दे रहे उनसे हम लोग पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग पूछ भी सकते हैं रैंडमली, किसी से भी पूछ सकते हैं कि आप पे एसईओ क्या होता है, जितनी भी डेफिनेशन है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, फोकस। रेडिट एंड कोरा इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसईओ। बिल्कुल, आपको उसमें बताया जाएगा एसईओ किंग में कि रेडिट और कोरा को कैसे यूज करें। ओके, पेज रैंक। पेज रैंक क्या होता है? पेज रैंक को आप समझिए, और जो लोग नए हैं वो थोड़ा ध्यान से देखिए पेज रैंक क्या होता है। जब गूगल बना था तो एक एल्गोरिदम बनाया था उनके फाउंडर्स ने। जब गूगल बना था शुरू में तो उसके फाउंडर्स ने एक एल्गोरिदम बनाया था, इसका नाम था पेज रैंक। और ये 1 से लेके 10 तक होता था, एक स्केल होती है 1 से लेके 10 तक इसका। 1 मतलब सबसे लोएस्ट, 10 मतलब सबसे हाईएस्ट। विकिपीडिया का पेज रैंक अराउंड 9 टू 10 होगा, यानी बहुत ज्यादा पेज रैंक है, इसलिए विकिपीडिया हर बार रैंक कर जाती है, ठीक है। बहुत पुरानी साइट भी है। अमेजोन का पेज रैंक 9 टू 10 होगा, ठीक है। तो जिसका ज्यादा पेज रैंक होगा वो हर कीवर्ड पे रैंक करेगा अपने निश में, अपनी कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी का लीडर होगा, ठीक है। पेज रैंक 1 से लेकर 10 तक वेरी करता है। तो हुआ ये कि गूगल ने जब ये पेज रैंक बनाया तो बहुत सारी वेबसाइट्स क्या करती थी कि इसको कोशिश करते थे कि यार देखो ए बी टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग करके देखते हैं कि पेज रैंक बढ़ रहा है कि घट रहा है। वो लोग क्या करती हैं, भाई लिंक बिल्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब पेज रैंक बढ़ रहा है, और वो पेज रैंक का पूरा जुगाड़ निकालते थे कि पेज रैंक कैसे बढ़ाया जाए। तो गूगल ने इसे दिखाना ही बंद कर दिया अब। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी भी इंटरनली ये यूज होता है, ये फैक्टर पेज रैंक, ठीक है। ये अभी भी इंटरनली यूज होता है, ठीक है। फाउंडर्स के द्वारा बनाया गया था, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा ये बनाया गया था। और 1 से लेकर 10 तक वेरी करता है। 1 मतलब सबसे आप कह सकते नॉर्मल, और 10 मतलब वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट बेस्ट जो होता है ना, बेस्ट 10। अगर आपका पेज रैंक 10 है तो आपको कोई कीवर्ड आपको दे दिया जाए, कोई भी कीवर्ड आपको दे दिया जाए, आप उस पर आराम से रैंक कर लेंगे, ठीक है। तो गूगल दिखाता नहीं भाई पेज रैंक, गूगल पेज रैंक अब दिखाता नहीं, तो आप अपना पेज रैंक कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल चेक नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर है मॉज। मॉज मॉज.com, ठीक है, मॉज.com। अब मॉज ने क्या किया, जैसे पेज रैंक होता है 1 से लेके 10 तक, मॉज का डोमेन अथॉरिटी होता है 1 से लेके 100 तक। तो जिसका 1 हुआ उसका सबसे बेकार, जिसका 100 हुआ उसका वन ऑफ द बेस्ट। तो फिर से वही बात कि विकिपीडिया का 90 टू 100 होगा, गूगल का अराउंड 100 होगा। जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं उनका पेज रैंक, या फिर हम लोग पेज रैंक की बात अब नहीं कर रहे हैं, हम लोग डोमेन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी DA मॉस के द्वारा बनाया गया था, जो 1 से 100 स्केल के बीच में होता है। 1 मतलब बेकार और 100 मतलब बेस्ट। तो आप जब न्यू साइट बनाते हैं तो आपका 1 रहता है। फिर आप जैसे जैसे अपनी साइट ग्रो करते रहते हैं, जैसे जैसे सोशल सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे जैसे आपको लिंक्स मिलते हैं, जैसे जैसे आप उस पर और कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आपका डोमेन अथॉरिटी यानी DA डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़ता है, आप समझ लीजिए कि एक को रिलेशन है, अगर आपका डोमेन अथॉरिटी जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया से आप रैंक होंगे। तो आप डोमेन अथॉरिटी के बारे में चिंता मत कीजिए, आपको बताया जाएगा। आप फिलहाल पेज रैंक पे फोकस कीजिए। पेज रैंक होता क्या है? एक एल्गोरिदम है, पेज रैंक एक एल्गोरिदम है जो कि गूगल के फाउंडर्स ने बनाया था, ओके, जो कि गूगल के फाउंडर्स ने बनाया था। और 1 से लेकर 10 तक ये वेरी करता है, अभी भी ये काम करता है इंटरनली। बस ये गूगल दिखाता नहीं है कि आपका कितना पेज रैंक है, पहले दिखाता था, पहले दिखाता था। और जो पहली साइट है, जैसे एक वेबसाइट है prchecker.info, prchecker.info, उससे अपना पेज रैंक चेक कर सकते हैं, है नहीं थे, ठीक है। अपना पेज रैंक चेक कर सकते थे पहले, लेकिन गूगल ने इसे ऑफिशियली दिखाना बंद कर दिया है अब। तो अगर आप इस साइट पर जाएंगे तो अभी भी ये पेज रैंक दिखाता है, लेकिन ये पहले का डाटा होता है, अब ये अपडेट नहीं होता है इसका, ठीक है। और ये बस अभी कमाई के लिए अपने अभी वेबसाइट खोले हुआ है। तो आप पेज रैंक कोई चेक करना, आपको कहे कि हम पेज रैंक चेक करके बता रहे हैं, तो बिलीव मत कीजिएगा। पेज रैंक ऑफिशियली गूगल ने बंद कर दिया है दिखाना। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी पेज रैंक का एल्गोरिदम जो है अभी भी काम करता है। तो मैंने बहुत लोगों से बताया था कि एसईओ किंग में कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर्स बताए जाएंगे जो कि कभी बंद नहीं हो सकते। तो अब देखिए पेज रैंक जो है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता, ऐसा फैक्टर है जो गूगल के आप कह सकते हैं कि फाउंडर्स ने बनाया था, कभी बंद नहीं हो सकता, ठीक है। और पेज रैंक आपका तभी बढ़ता है जब आपका कंटेंट अच्छा होता है, प्लस आपका सोशल सिग्नल इंक्रीज होता है, सोशल मीडिया पे आप ज्यादा काम करते हैं। और लिंक बिल्डिंग यानी अगर आपके जितना ज्यादा लिंक रहेगा वो पेज रैंक बढ़ता रहता है, ठीक है, इंटरनली। robot.txt
रोबोट डॉट टीएक्सटी। अब देखिए रोबोट डॉट टीएक्सटी क्या है, अब जो लोग न्यू लोग हैं फिर से बहुत ध्यान से देखिए। अभी हो सकता है आप लोगों को लगे कि थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है आज। रोबोट डॉट टीएक्सटी, कितने लोग जानते हैं रोबोट डॉट टीएक्सटी का मतलब? ओके, मिथुन प्रधान जी को हम लोग मौका देते हैं, मिथुन प्रधान जी, उसके बाद हम लोग साकिब जी को देते हैं। जी, ये रोबोट डॉट टीएक्सटी का मतलब ये है कि अगर आप अगर गूगल को जो अपना पेज शो कराना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब कोई पेज है जो गूगल को शो नहीं कराना चाहते हैं या फिर सर्च इंजन के द्वारा सर्च नहीं कराना चाहते, तो हाँ हाँ, उसमें रोबोट डॉट टीएक्सटी में जाके आप उसे डिसअलाउ और अलाउ कर अमेजिंग सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि अगर आपने थोड़ा कुछ ज़्यादा चीज़ें कर दिया तो फिर आपका साइट ऐसा भी हो सकता है कि रैंकिंग में ही नहीं आए, क्योंकि हाँ मेरे साथ एक बार हो चुका है। हाँ हाँ, बहुत सही आपने बताया। और अब हम चलते हैं साकिब जी के पास। साकिब जी ने हैंड रेज शायद नहीं किया अभी, तो ठीक है। रोबोट डॉट टीएक्सटी बहुत सिंपल चीज होता है, एक फाइल होता है, एक डॉट टीएक्सटी फाइल होता है जो कि सर्च इंजन को इंस्ट्रक्ट करता है, जो सर्च इंजन को बताता है कि ये जगह हमारे ब्लॉग का है और ये जगह आपके हमारे ब्लॉग पे आपको नहीं आना है। सर्च इंजन को कहता है कि हमारे ब्लॉग पे नहीं आइए इस जगह पे। जैसे मान लीजिए आपका WP एडमिन सेक्शन है, वो आप क्यों इंडेक्स कराएंगे? वो मेन आपका एडमिन सेक्शन है, मतलब उस पर आप नहीं चाहेंगे कि सर्च इंजन वो इंडेक्स करे आपका ब्लॉग, ठीक है, आपका इंडेक्स करे। तो देखिए आप रोबोट डॉट टीएक्सटी को बस जानते ही कि एक ऐसी फाइल होती है, एक ऐसी फाइल होती है जो कि सर्च इंजन को बताती है कि भाई हमारे ब्लॉग पे ये जगह है, इस पे नहीं आना है तुम्हें। सर्च इंजन को ये बताती है फाइल, इंस्ट्रक्ट करती है कि ये हमारे ब्लॉग पे ये लोकेशन है, इस पे नहीं आना है। सिंपल आप ये समझते रहिए। कभी आप इसको अगर आप कहीं यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपका ब्लॉग पे बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा एरिया बता रहा है, ऐसा ब्लॉग पे लोकेशन पे, ऐसा ब्लॉग का लोकेशन जिसपे सर्च इंजन को नहीं आना है। तो अगर आप कहीं गलत टाइप कर दिए, उसमें कुछ गलती हो गई, तो क्या पता आपके ब्लॉग पर ही सर्च इंजन ना आए क्रॉल करने के लिए। ओके, तो आप ये ध्यान देते रहिए कि आप रोबोट डॉट टीएक्सटी जो डिफॉल्ट रहता है या फिर जो एक्सपर्ट्स के द्वारा रिकमेंडेड रहता है वो आप क्रिएट करें। सैंड बॉक्स, कितने लोग सैंड बॉक्स के बारे में जानते हैं? प्लीज हैंड रेस कीजिए। सैंड बॉक्स के बारे में कितने लोग जानते हैं? ओके ओके, सबके हैंड डाउन हो गए। सुमंता जी आप जानते हैं, ठीक है, आप नहीं 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 नहीं, आप हैंड डाउन कर दीजिए। मैं सैंडबॉक्स के बारे में जो जानता था ओके, उमेर जी जानते हैं? उमेर जी के पास एक बार चलते हैं। हेलो हाँ उमेर जी। भाई, मतलब सैंड बॉक्स वो होता है जब भी हम ब्लैक हैट ऐसे यूज करते हैं और हमारी मतलब वेबसाइट पेनलाइज हो जाती है, और फिर मतलब कोई भी मतलब उसका पोस्ट होता है वो रैंक नहीं होता ना, पूरी वेबसाइट रैंक नहीं होती। मतलब बिल्कुल अगर हम कुछ भी ऐसे कर दें पर जब भी वो रैंक नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप देखिए क्लोज तो आप पहुंच रहे हैं, आप थोड़ा सा उसी डायरेक्शन में है, लेकिन आपका सही नहीं है। सहराज जी आपके पास चलते हैं। हाँ बोलिए सहराज जी। हेलो। बोलिए। सैंडबॉक्स गूगल का टेस्टिंग पीरियड होता है, ये गूगल उसे टेस्ट करता है साइट को भी ये कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अमेजिंग। अगर मान लो एक बार साइट सैंडबॉक्स से निकल भी जाती है और वो बुरा परफॉर्म करती है तो गूगल उसे फिर से सैंडबॉक्स में डाल देता है। हाँ हाँ, तो ये अलग 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 निशेस के लिए ये अलग अलग टाइम होता है। जैसे फाइनेंस के लिए 1 से 2 साल माना जाता है सैंडबॉक्स का पीरियड, वैसे ही मेनली 6-6, 7-7 महीने का सैंडबॉक्स होता है। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजर एंगेजमेंट बढ़ा के, ट्रैफिक ला के या बैकलिंक्स बना के। हाँ ठीक है। देखिए सहराज जी ने बहुत ही स्मार्टली बहुत ही अच्छा आंसर दिया। सैंड बॉक्स क्या होता है? देखिए जब अपनी नई साइट बनाते हैं, जब अपनी नई साइट बनाते हैं तो ट्रस्टेड तो होता नहीं है, क्योंकि कोई भी नई साइट बना सकता है आज के दिन। तो ट्रस्टेड तो होता नहीं है। तो गूगल आपको सेकेंडरी इंडेक्स, मेन इंडेक्स नहीं, सेकेंडरी इंडेक्स यानी एक सैंड बॉक्स में रखता है, ठीक है। सैंड बॉक्स यानी सेकेंडरी इंडेक्स आपको एक सैंड बॉक्स में रखता है, और वो टेस्टिंग पीरियड होता है, मतलब आपको टेस्ट करता है कि आपकी साइट सही चल रही है या नहीं, उसमें यूजर एंगेजमेंट आ रहा है कि नहीं, वो लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं जो लोग आ रहे हैं। और अगर आपकी साइट सैंड बॉक्स से निकल गई तो फिर आपकी रैंकिंग अच्छी होती है, ठीक है, आपकी रैंकिंग अच्छी होने लगती है। ओके, तो ये मेन इंडेक्स नहीं होता। मेन इंडेक्स यानी जब आप सैंड बॉक्स से निकल जाते हैं तो आपकी साइट अच्छी से रैंक होने लगती है। सैंड बॉक्स में क्या होता है,
वो टेस्टिंग पीरियड होता है। गूगल टेस्ट करता है आपको, ये माना जाता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऐसा पता नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि लेकिन ये माना जाता है, ये बहुत एसईओ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहना है कि सैंडबॉक्स एक गूगल का अलग से सेकेंडरी इंडेक्स है जिसमें नई साइट्स को रखा जाता है ताकि वो टेस्ट हो जाए, वो साइट्स टेस्ट हो जाए कि वो कैपेबल है कि नहीं रैंक होने के लिए, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं सैंडबॉक्स। बहुत ही सिंपल था, सिंपली एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं समझाने की। बहुत ही सिंपल चीज है सैंडबॉक्स, यानी एक सेकेंडरी इंडेक्स। पहले आपकी नई साइट होगी तो सैंडबॉक्स में ही रहेगी, ठीक है। आप अपना जितना कंटेंट क्रिएट करेंगे, आप बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, आप यूजर एंगेजमेंट बढ़ाएंगे अपने ब्लॉग पे, अपने वेबसाइट पे, तो आप सैंडबॉक्स से जब निकल जाएंगे तो आपकी रैंकिंग बहुत तेज होने लगेगी, ठीक है। जो होता है सैंडबॉक्स। और सैंडबॉक्स देखिए मेरे हिसाब से उतना मेरे हिसाब से मैं इतना मानता नहीं सैंडबॉक्स को, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स के द्वारा कहना है और ये बहुत जगह पूछ दिया जाता है तो ये बताना जरूरी है। स्पाइडर्स और क्रॉलर्स और बोट, ये सबको पता होगा। स्पाइडर्स और क्रॉलर्स और बोट, ठीक है। किसको पता है, हैंड रेज करें। ओके सत्ता मलिक जी आप बताइए। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हाँ, स्पाइडर और कॉलर और पॉड जो होता है तो वो गूगल का एक मतलब प्रोग्राम होता है जो साइट पे आते हैं और क्रॉल करता है कि साइट में क्या क्या है और क्या चीज पड़ी है और क्या लोगों को दिखाना चाहिए। मतलब वो जो रोबोट होता है जो गूगल का, तो वो मतलब सब कुछ देख लेता है आपका मतलब वेबसाइट के आकर, मतलब क्या है क्या नहीं है, क्रॉल करता है। बहुत सही आपने बताया और सही भी है। थैंक यू। हाँ बहुत सही आपने बताया और सही भी है, ठीक है। तो स्पाइडर्स क्या होते हैं, देखिए ये एक स्पाइडर्स नाम है क्योंकि स्पाइडर्स का काम क्या होता है, क्रॉल करना। और देखते हैं जाल बिछाए रहते पूरा, उनका जाल मल्टीप्लाई होता जाता है। या फिर क्रॉलर्स या फिर बोट भी से कहते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है गूगल का या फिर किसी भी सर्च इंजन का, एक सॉफ्टवेयर होता है छोटा सा। वो सभी साइट पे जाता है, सबका डाटा इकट्ठा करता है, वापस ले आके गूगल को या फिर किसी भी सर्च इंजन को देता है। जैसे मान लीजिए गूगल एक सर्च इंजन है तो अपना क्रॉलर्स या स्पाइडर्स बना के रखेंगे, अपना सॉफ्टवेयर बना के रखेंगे। वो सॉफ्टवेयर जाएगा हर साइट पे क्रॉल करेगा, देखेगा कि हाँ ये साइट लायक है कि नहीं, उससे डाटा निकालेगा और सारा डाटा निकाल के गूगल को भेज देगा ताकि गूगल उसे रैंक कर पाए उस साइट को, ठीक है। क्रॉलर्स और बोट और स्पाइडर्स इसे हम लोग कहते हैं। स्पाइडर्स कुछ नहीं, एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, डाटा आपकी साइट की डाटा गूगल को देता है ताकि गूगल आपको रैंक कर सके। एक्सएमएल साइट मैप, अब देखिए एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है। ये एक ऐसा फाइल है, ये एक ऐसा फाइल है, ठीक है। देखिए पहले कितने लोग बताना चाहते हैं, कितने लोग बताना चाहते हैं। ओके पीयूष जी बताना चाहते हैं, पीयूष जी आप बताइए। हेलो। हाँ बताइए बताइए। हेलो। हाँ पीयूष जी बताइए। हाँ, साइट मैप जो होता है वो एक मतलब योस्ट एसईओ का मैंने देखा है। योस्ट एसईओ में मतलब एक सेटिंग होता है कि हम देना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है वो हमारे पोस्ट का पेजेस का एक अलग ही मतलब डेटा बना देता है कि हाँ वहाँ से हम देख सकते हैं कि हाँ इसके ये वेबसाइट पे इतना ये पोस्ट डला हुआ है, इतना इतना पेजेस डला हुआ है, ये सब मतलब बहुत ही जल्दी। जैसे हमको ऐसा ना फाइंड नहीं करना पड़ता कि यार कहाँ पे जाए हम देखें, वो वहाँ पे पूरा दिखा देता है कि कौन सी डेट में कब डला हुआ है ये। ठीक है ठीक है। तो देखिए साइट मैप क्या होता है, एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है, आपके साइट का एक मैप होता है। साइट मैप नाम ही है, आपके साइट का एक मैप होता है, ठीक है। बेसिकली मैप इंस्ट्रक्ट करता है गूगल को कि आपका जो साइट का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आपकी साइट का स्ट्रक्चर कैसा है, आपके कौन से साइट पे कौन से जगह पे आपको क्रॉल करना है आके। अगर आप साइट मैप दे देते हैं गूगल को, बना के गूगल को अपना साइट मैप दे देते हैं, तो गूगल आपका साइट बहुत तेजी से इंडेक्स कर लेता है, अपने डाटाबेस में बहुत तेजी से इंडेक्स कर लेता है। और अगर आप अपना साइट मैप नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, तो गूगल खुद बना लेगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इसलिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन ये होता है कि आप अपना एक्सएमएल साइट मैप
आप अपना खुद बना लें और गूगल को सबमिट कर दें, ताकि गूगल क्या करे कि आपको मतलब आपकी पूरे साइट का डाटा ले ले तुरंत और आपकी साइट की रैंकिंग फास्ट हो जाए। अब कैसे बनाना है, वो एसईओ किंग में है। मेटा डाटा बहुत ही सिंपल चीज है, मेटा डाटा बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल, मतलब सुपर सिंपल, सबसे सिंपल यही होगा। ऐसा डाटा जो कि सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो। अब ये क्रॉलर नहीं है, बोट नहीं है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मेटा डाटा मतलब, मेटा डाटा का एग्जांपल है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स। इन तीनों को मिला दें तो हम लोग कहेंगे मेटा डाटा। अब मान लीजिए मुझे कहना हो कि भाई पीयूष जी आप अपना डिस्क्रिप्शन सही कीजिए, अपना टाइटल सही कीजिए, अपना कीवर्ड सही कीजिए। मैं सिंपली कह सकता हूँ कि पीयूष जी आप अपना मेटा डाटा सही कीजिए, तो पीयूष जी सब समझ जाएंगे तीनों कि हाँ ये तीनों चीज की बात हो रही है। तो मेटा डाटा मतलब ये होता है डिस्क्रिप्शन, टाइटल एंड देन कीवर्ड। ओके, तेज प्रताप जी लिख रहे हैं डाटा अबाउट डेट और डाटा अबाउट पेज कंटेंट। मेटा डाटा यानी डाटा अबाउट पेज कंटेंट, ठीक है, डेट नहीं। अब ये देखिए इसके बारे में कौन जानता है, HREF लैंग्वेज टैग। ओके सहराज जी आप बताइए। ओके भाई, तो ये टैग यूज करते हैं कि गूगल को बताना होगा कि ये पेज किस लैंग्वेज में है, हाँ, तो इसका और मतलब किस कंट्री के लिए ये टारगेट किया गया है, किस कंट्री के लिए टारगेट किया गया है। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोग कैसे सहराज जी सबका जवाब देते जा रहे हैं एकदम फ्लो में, ठीक है। तो देखिए ये क्या टैग होता है, ये कैसा टैग होता है। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जिनको डाउट है कि भाई हम लोग अपना दो लैंग्वेज में साइट का बना सकते हैं क्या। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंडेशन होता नहीं है ऐसा, लेकिन बिल्कुल आप बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपको हिंदी में बनाना है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, देखिए गूगल, मान लीजिए आप इंग्लिश में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, 10 पोस्ट आपने इंग्लिश में लिखा है, तो गूगल मान के चलता है कि आपकी साइट जो है वो इंग्लिश में है, और अचानक से आपने क्या किया, हिंदी पोस्ट डाल दी, गूगल समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आपका डाटा जो है वो तो गूगल समझ के रखा है कि वो इंग्लिश में है, तो आपने अचानक से हिंदी में लिख दिया, तो गूगल कैसे समझेगा। इस केस में आता है ये वाला टैग काम में, HREF लैंग्वेज टैग। अगर ये आप टैग लगाते हैं तो आप गूगल को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमारा पेज इस लैंग्वेज में है और इस कंट्री के लिए, लैंग्वेज और इस कंट्री के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप हिंदी कंटेंट लिखना चाहते हैं इंग्लिश वाले वेबसाइट में, तो आप ये टैग लगा के पर्टिकुलर किसी पेज में लिख सकते हैं और आपकी रैंकिंग हिंदी के लिए होगी, ठीक है। यानी जिस लैंग्वेज में आपने लिखा होगा उसमें आपकी रैंकिंग होगी। इसका मतलब ये टैग काफी काम का टैग है। मान लीजिए आपने इंग्लिश कंटेंट लिखा है बहुत सारा और आपको एक हिंदी कंटेंट लिखना है, तो आप ये वाला टैग लगा सकते हैं, ठीक है।